हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मेंडल लीफ का वर्गीकरण। इससे पहले हमने 3 वीडियो डाल दिए हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको मजा आएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर लेना। आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल लीफ का वर्गीकरण। अब सबसे पहले तो आपको मेंडल लीफ के बारे में पता होना चाहिए कि मेंडल लीफ का पूरा नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, तो ये बताना होती है। तो इनका जो पूरा नाम है वो नाम है द मित्र इयानो मेंडेलीफ, ठीक है। इनका क्या है पूरा नाम, ठीक है, द मित्र इयानो मेंडेलीफ। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1834 में। जन्म हुआ था 1834 में, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी मृत्यु हुई थी 1907 में, है ना। इनकी मृत्यु हुई थी 1907 में। इनकी क्या हुई थी मृत्यु। इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती है कि मेंडल लीफ द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या था। तो वो बुक क्या है, उसकी बुक थी पुस्तक थी। तो उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, है ना। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री इनकी इनकी क्या थी, बुक थी प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। और इनको मेंडल लीफ को जो आपके पीरियोडिक टेबल में उसका क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जनक। अगर आपसे बोले जाए कि जो वर्गीकरण है, मतलब मेंडल लीफ का जो वर्गीकरण है वो जो आवर्त सारणी है उसको आवर्त सारणी जनक किसे बोलते हैं। सबसे पहले जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी वो इन्हीं ने प्रस्तुत की थी। इनको बोलते हैं वर्गीकरण का जनक बोलते हैं, वर्गीकरण का जनक। क्या बोलते हैं, वर्गीकरण को बोलते हैं जनक, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि जो आपकी जो आवर्त सारणी है उनके वर्गीकरण का जनक कौन है, तो आपको उसका नाम बताना होगा मेंडल लीफ, क्लियर। जिन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी जो प्रदर्शित की थी वो कब प्रदर्शित की, आवर्त सारणी इन्होंने प्रदर्शित कब की थी, तो इनकी आवर्त सारणी प्रदर्शित की थी 1869। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को क्या किया, आवर्त सारणी को प्रदर्शित किया, लोगों के सामने लेकर के आए और अपने जो कला है अंदर की छुपी हुई जो इनके अंदर थी उसको तो बाहर निकाला और बताया कि ये क्या है हमारी आवर्त सारणी। कोई दिक्कत। अब जो आपका ये जो आपका वर्गीकरण है या सिद्धांत है, इसका आधार क्या था, इसका बेस क्या था वो पता होना चाहिए। तो इसका बेस था परमाणु द्रव्यमान। क्या है इसका बेस है परमाणु परमाणु द्रव्यमान क्या है, इसका आधार था, ठीक है। अब इन्होंने नियम क्या दिया, वो नियम देखिए, वो नियम आपको बताते हैं। इन्होंने दिया था आवर्ती नियम। क्या दिया था, आवर्ती नियम। आवर्ती नियम, तो आवर्ती नियम क्या होता है ये आपको आना चाहिए। आवर्ती नियम क्या होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट होता है उसके जो उसके होते हैं तत्व, वो उन तत्वों के परमाणु भार की क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। क्या बोला मैंने कि तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन। ओके, इट इज क्लियर। यहाँ कोई दिक्कत। अर्थात आपका ये तो क्या है नियम, लेकिन हम शॉर्ट भाषा में समझेंगे। तो शॉर्ट भाषा में क्या है कि मतलब कोई भी तत्व होता है उसके आरोही क्रम के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर सके हैं कि आरोही क्या है और अवरोही क्या है। उसके बारे में आज मैंने इस पर एक पोस्ट भी डाली है कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आरोही क्रम में जब हम कोई तत्वों को आरोही क्रम में जमाते हैं तो एक टाइम के बाद, एक फिर डेफिनेट समय के बाद, डेफिनेट मतलब क्या होता है कि एक टाइम अगर निश्चित समय अंतराल उसके बाद में वो तत्व वो क्रम
जो है वो मतलब क्या करता है, वापसी अपना क्या करता है, आपसे पुनरावृत्ति करता है, मतलब रिपीटेशन करता है, ठीक है, रिपीटेशन करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका क्या होगा। अब आवर्त जब अपना कार्य किया था इन्होंने, तो उस समय केवल कितने तत्व ज्ञात थे, उस समय आपके 63 मतलब 63 तत्व उस समय ज्ञात थे। और जब इन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया था तो इन्होंने कहा कि 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं, 7 तो होते हैं आपका पीरियड, और आपके 8 होते हैं ग्रुप, मतलब वर्ग, ठीक है ना। 7 तो आवर्त, 8 वर्ग होते हैं, ये बताया था। 8 7 जैसे होते हैं ना, 8 7 8 7 9, तो ऐसे इन्होंने आप इसको याद रखते हो कि 7 आवर्त और 8 वर्ग, कोई दिक्कत। लेकिन इन्होंने जब कार्य किया था तो उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं थी। अक्रिय गैसें क्या होती है कि मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करती। अक्रिय गैसें किसे बोलते हैं कि जो किसी से क्रिया नहीं करते उन्हें बोलते हैं अक्रिय गैसें, ठीक है। अब अक्रिय गैसों का जब अलग ग्रुप बना और अलग ग्रुप बनाया तो उस समय कितने हो गए, 9 वर्ग हो गए। अक्रिय गैसों को हाल ही में अभी एट टाइम प्रेजेंट टाइम में उनको 18 वर्ग में रखा गया है। और उनकी ट्रिक भी मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। उनकी ट्रिक है हीना नीना और करेना का एक्सरे रंगीन। हीना नीना और करेना का एक्सरे रंगीन, ये 18 वर्ग की ट्रिक है अक्रिय गैसों की। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो यहाँ आगे बात करते हैं। देखिएगा, जो मेंडेलीव के समय अक्रिय गैसों खोज नहीं थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसे देखते हैं उपयोगिता, क्या देखते हैं, इसे देखते हैं उपयोगिता। मेंडेलीव मेंडेलीव का जो वर्गीकरण है, इसकी देखते हैं उपयोगिता। इसकी उपयोगिता क्या है, तो इसकी उपयोगिता सबसे पहले तो ये थी कि जो का मतलब गलत परमाणु भार था, गलत परमाणु भार, उसको उन्होंने क्या किया, सही किया। गलत परमाणु भार को सही किया, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जब समझते हैं एग्जांपल आपका बेरियम या बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है ना। तो बेरिलियम का जब मेंडेलीव से पहले इसका परमाणु भार मानते थे 13। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर ये जगह क्यों छोड़ दी, ये आप मैंने प्रूव करने में छोड़ी है। तो प्रूव कैसे होगी, 3 × 4.5 को हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू कितना आता है 13, राइट। लेकिन जो मेंडेलीव ने इनका सही परमाणु भार बताया था, वो क्या बताया था, वो बेरिलियम 2 × 4.5 इक्वल टू 9। ये क्या है, एग्जैक्ट इसका क्या है, परमाणु भार। एक तो इसकी उपयोगिता ये थी। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि दो तत्वों के मध्य, दो एलिमेंटों के मध्य अगर उनको 6 इकाई परमाणु द्रव्यमान से अधिक अंतर बताया गया या अधिक अंतर पाया गया, तो उन्होंने उस जगह खाली स्थान छोड़ा और कहा कि यहाँ पर भविष्य में कोई ना कोई तत्व आपको मिलेगा, उसकी खोज होगी। तो उन्होंने उसको क्या किया कि एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम, ठीक, और एक का सिलिकॉन, ये नाम लिख करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। एक का लिख करके नाम छोड़ दिया। और यहाँ पर इन तत्वों की जगह नए तत्वों की क्या उनकी खोज हुई थी। और वो नए तत्व क्या थे, वो थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इसी जगह हुई थी स्कैंडियम, इसकी जो हुई थी गैलियम, और इसकी जो हुई थी जर्मेनियम। इन तत्वों की क्या होती है, आप मेरी एक वीडियो उठा के देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव एंड अच्छी वीडियो मिलेंगी। ये नहीं कि इसमें बकवास मैं डालता नहीं हूँ, ना कोई ज़्यादा हंसी मजाक का। केवल इन वीडियो को मैं RS प्री की तैयारी, जो कि RS की तैयारी में होती है, वो वीडियो है और आपको अच्छे से लेवल से डाल रहा हूँ। आप एक वीडियो उठा के देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी कमियाँ क्या रहती, जो ये सिद्धांत है ये फैल क्यों हुआ था, इसकी देखते हैं कमियाँ। और यहाँ पर मेरे साथीगण जो कि क्या है कि वो बस कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो कोई काम है नहीं, ठीक है ना। और वो भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम चल रही है हमारी BSc, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ। मन की भाई कोई बात नहीं,
अगर हम आपका भला करेंगे तो हमारा भला होगा, ठीक है ना। तो आप भगवान से दुआ करो कि हम जल्दी जल्दी सफल हों, ठीक है। और अब एक ऐसे कमियां क्या है, अब एक हम इसे देखते हैं कमियां। सबसे पहले कमियां क्या थी इसकी, इसकी जो नंबर 1 कमी है वो थी कि हाइड्रोजन का स्थान क्या नहीं था, स्थिर नहीं था। स्थिर मतलब हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। उन्होंने हाइड्रोजन का एक डेफिनेट स्थान नहीं बता पाए, हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित। दूसरा इनका इसकी कमियां क्या थी कि उन्होंने अपने आवर्ती नियम को ही तोड़ दिया। मतलब कि क्या है कि तत्वों को सही क्रम में रखने पर उन्होंने अपना आवर्ती नियम, जो उसका जो नियम था परमाणु भार का नियम, वो तोड़ दिया। और जो कि लास्ट एंड फाइनल कमी थी वो ये थी कि समझदारियों को कोई उसमें जगह नहीं थी समझ में। बात आ गई समझदारी, ठीक है। अब काफी लोगों को तो ये नहीं पता होता कि समझदारी क्या होता है, ठीक है। समझदारी तो बस सम का मतलब क्षमा, स्थान का मतलब स्थान, मतलब कि ऐसे तत्व या परमाणु उनके स्थान तो समान हो, उनके परमाणु क्रमांक, मतलब स्थान बोलते हैं परमाणु क्रमांक, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, है ना। ऐसे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन उनकी जो उनकी द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या मतलब जैसे हम बताते हैं, जैसे कि 1H1 1H2 और कब 1H3, मतलब इनके आप देख रहे हो कि परमाणु जो आपका क्रमांक है वो कितना है, 1 है, लेकिन जो आपकी इनकी क्या है द्रव्यमान संख्या वो क्या है, भिन्न भिन्न है। जैसे कि इसकी 1 है, इसकी 2, इसकी 3 है, ठीक है। तो आपकी ये होता है समझदारी। अब लेकिन आपसे एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके नाभिक में, उसके नाभिक में प्रोटियम नहीं होता, प्रोटॉन नहीं होता, क्या होता, प्रोटॉन। तो ये आपको बताना होगा, बता सकते हो तो कमेंट में बता देना। इसका उत्तर होता है आपका ये होता है मतलब 1H1, इसके नाभिक में प्रोटॉन नहीं होता। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक्स।